हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, अभी जो बड़ी खबर लेकर आए यहाँ पर, जहां पर चीन से टकराव के बीच प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग का होने वाला है आमना सामना। जी हाँ दोस्तों, भारत चाइना विवाद को लेकर बड़ी खबर दोस्तों, जहां पर महबूबा मुफ्ती को लेकर भी दोस्तों बड़ी खबरें आ रही है। चलेंगे एक बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना को चाइना पर विजय प्राप्त होते हुए देखना चाहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के बड़े हेडलाइंस, जहां पर पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन से टकराव के बीच मोदी और जिनपिंग का होगा आमना सामना। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में 370 हटाने और 35 से हटाने को लेकर बौखलाते हुए बड़ी बड़ी बातें बोली हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर को चोरी का माल तक बताया है, साथ ही फटेगा तो पूरा घर जलेगा, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें की हैं। बताएंगे आपको पूरी बात क्या है दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहां पर पाकिस्तानी सेना ने पूंछ के 3 सेक्टरों में दागे गोले, जिसको लेकर भारत ने किस प्रकार मुंह तोड़ जवाब दिया है दोस्तों, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर WHO ने अब दुनिया भर को चेताया है और कहा है अगली इस महामारी के लिए रहे तैयार। ऐसे में दोस्तों, कोरोना के बाद ये दूसरी बड़ी महामारी आने वाली है। वो कौन सी महामारी है बताएंगे आपको ये भी। साथ ही नॉर्थ कोरिया के लिए दोस्तों जो बाइडेन को लेकर बड़ी ही टेंशन, बड़ी खबर बताएंगे दोस्तों। किस बात को लेकर नॉर्थ कोरिया को टेंशन है जो बाइडेन को लेकर, बताएंगे पूरी बात। इसी तरह की सारी खबरें आपको बताएंगे दोस्तों। और साथ ही बताएंगे जहां पर पेंशन योजना से 20,000 रुपए हर महीने आपको मिल सकते हैं दोस्तों। तो जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अंत में हमेशा की तरह इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तब चलते हैं पहली और सबसे एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां पर चाइना से टकराव के बीच नरेंद्र मोदी जी और जिनपिंग का होगा आमना सामना। SCO की बैठक में शामिल होंगे दोनों नेता। जी हाँ दोस्तों, भारत चाइना टकराव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आमना सामना होने जा रहा है। दोनों नेता संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार शाम को इस बात की पुष्टि की कि PM SCO काउंसिल के 20वें सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई करेंगे। हालांकि दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन दोनों सीमा तनाव के बीच पहली बार किसी मंच पर साथ होंगे और इस वजह से दुनिया की नजर इस बैठक पर बनी हुई है दोस्तों। आपको बता दें कि मई से ही दोनों देशों के बीच सीमा विवाद चल रहा है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे दोस्तों। साथ ही आपको बता दें कि गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे और चाइना के भी सैनिक मारे गए थे दोस्तों, लेकिन उसने अभी तक सैनिकों का संख्या नहीं बताया था दोस्तों। और अब हड्डी गलाने वाली ठंड के बीच भी हथियारों से लैस दोनों सेनाएं सीमा पर डटी हैं। इस बीच दोनों पक्षों में 8 दौर की कमांडर स्तर वार्ता हो चुकी है, लेकिन ठोस नतीजा नहीं निकला है। लेकिन दोस्तों, इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजर गड़ी हुई है दोस्तों। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग मिलेंगे तो इस मुद्दे पर किस प्रकार की बातें होंगी दोस्तों, सब बताएंगे आपको। इसको लेकर पूरी दुनिया में भी अटकलें लगाई जा रही हैं। और दोस्तों, अगर आपको भी सबसे पहले चाइना भारत से जुड़ी विवाद की खबरें चाहिए तो आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि सबसे पहले आपको हम खबर बताएंगे। चलते हैं और बड़ी खबर की ओर, जहां पर महबूबा मुफ्ती ने दोहराई 370 की बहाली की मांग, बोली चोरी का माल पचता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने साथ में कहा कि फटेगा तो पूरा घर जलेगा। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में दिखाया प्रेशर कुकर वाला डर। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, PDP चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को लेकर हमला किया और कहा कि लोगों की आवाज दबाकर प्रेशर कुकर जैसे हालात बना दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब कुकर फटता है तो पूरे घर को जला डालता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, एक समय आएगा जब केंद्र सरकार खुद लोगों से हाथ जोड़कर पूछेगी कि आपको विशेष दर्जा की बहाली के अलावा क्या चाहिए। मुफ्ती ने हिरासत से बाहर आने के बाद जम्मू में पहली रैली में यह बात कही। केंद्र सरकार ने लोगों की आवाज को दबाया और वे उन्हें बात नहीं करने दे रहे हैं, इस प्रकार
प्रकार की बातें कही है दोस्तों। और ये प्रेशर कुकर जैसा है, उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है, लेकिन जब प्रेशर कुकर फटता है तो पूरे घर को जला डालता है। इस प्रकार की दोस्तों महबूबा मुफ्ती की तरफ से बात कही गई है दोस्तों, और केंद्र सरकार पर उन्होंने वार किया है। और इससे साफ पता लगता है दोस्तों कि कितनी कड़वाहट उनके मन में केंद्र सरकार को लेकर भरी हुई है और कितनी वो बौखलाई हुई है 370 हटाने को लेकर। साथ ही उन्होंने कहा कि संसद का दुरुपयोग किया गया, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि उन्हें अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली करनी ही होगी, क्योंकि चोरी का माल ज्यादा देर पचता नहीं है। ऐसे में दोस्तों उनकी इस तरह की बयानबाजी को लेकर आपकी क्या राय है, और इस बौखलाहट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और केंद्र सरकार पे यानी कि मोदी सरकार पर जिस प्रकार की इन्होंने कटाक्ष किया है और अभी भी जम्मू कश्मीर को भारत का अलग हिस्सा बताने की कोशिश कर रही है दोस्तों, भिन्न करने की कोशिश कर रही है, ऐसे में इनको जवाब देना और सजा मिलनी तो बनती है। तो कमेंट करके भारी मात्रा में बताइएगा दोस्तों कि इनके साथ किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए। एक और खबर की ओर चले तो LAC विवाद में ऐसा हल तलाशने पर जोर जिस पर दोनों पक्ष हो सहमत, ऐसा विदेश मंत्रालय का कहना है दोस्तों। आपको बता दें चाइना के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच विदेश मंत्रालय का कहना है कि बातचीत के जरिए ऐसा हल तलाशने की कोशिश की जा रही है जिस पर दोनों पक्ष सहमत हो। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि भारत और चाइना बातचीत के लिए सैन्य और राजनयिक स्तर पर लगातार संपर्क में है। दोनों पक्ष सीमाई इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो चाइना को खुश करने के लिए पाकिस्तान अपने लोगों के साथ ही कर रहा है इस तरह का सलूक। बता दे पाकिस्तान में चीनी निवेश को लेकर तो पहले से ही चिंताएं जताई जा रही थी। पाकिस्तान की सरकार दावा करती रही है कि चाइना के निवेश से स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां पैदा होंगी और उन्हें इसका फायदा भी मिलेगा। हालांकि अभी से ही इस दावे की असलियत नजर आने लगी है। पाकिस्तान अखबार द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में चाइना की मदद से शुरू हुई मेट्रो में चीनी स्टाफ को स्थानीय लोगों की तुलना में ज्यादा सैलरी दी जाती है। अपने ही देश में भेदभाव का शिकार होने से पाकिस्तानी कर्मचारी का मनोबल कमजोर पड़ रहा है। जहां चीनी स्टाफ को युआन में सैलरी दी जा रही है, वहीं स्थानीय लोगों को पाकिस्तानी रुपए में भी भुगतान किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान की सरकार जब अपने पाकिस्तानी जनता की नहीं हो सकती दोस्तों, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तानी सरकार किसकी हो सकती है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और पाकिस्तान की इमरान सरकार चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नीचे काम करती है, हाँ या ना, आपका क्या मानना है दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो पाकिस्तानी सेना ने पूंछ के 3 सेक्टरों में गोले दागे, भारत ने दिया इसको लेकर मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में नियंत्रण रेखा के समीप 3 सेक्टरों में गुरुवार को पाकिस्तानी सेना ने अग्रिम इलाकों एवं चौकियों पर गोलीबारी कर और गोले दाग कर 3 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तानी सैनिकों ने रात भर कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी की और रिहायशी क्षेत्रों एवं अग्रिम सीमा चौकियों को निशाना बनाया। जी हाँ दोस्तों, एक रक्षा प्रवक्ता ने यहाँ कहा कि आज अपराह्न 5:30 बजे पाकिस्तानी सेना बिना किसी उकसावे के पूंछ जिले के शाहपुर, किरनी और कासबा सेक्टरों में नियंत्रण रेखा पर छोटे हथियारों से गोलीबारी कर मोर्टार दाग कर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने लगी। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, चलते और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां आपको बता दें कि चाइना पर अब नजर। इंडिया की तीनों सेनाओं ने अंडमान और निकोबार में किया संयुक्त युद्धाभ्यास। जी हाँ दोस्तों, हिंद महासागर में चाइना की बढ़ती आक्रामकता का सामना करने के लिए भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण अंडमान निकोबार में खास सैनिक अभ्यास किया। बुल स्ट्राइक नामक इस अभ्यास में नौसेना की स्पेशल फोर्स मार्कोस, भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्सेस, घातक प्लाटून और वायुसेना के स्पेशल ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में दोस्तों भारतीय सेना के इस संयुक्त युद्धाभ्यास को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, और आपको नहीं लगता कि इस बार भारत भी हाथ धो करके चाइना के पीछे पड़ गया है दोस्तों, और कहा है कि अगर अगली बार चाइना का कोई
भी सैनिक छोटी सी भी गलती करता है तो भारत इस बार रिटेलिएट करने से सोचेगा नहीं और चूकेगा भी नहीं, और उसके बाद दोस्तों जंग कहां जाएगी ये भारत को भी नहीं पता। ऐसे में आपकी क्या राय है और क्या अगली बार भी चाइना को माफ कर देना चाहिए? दोस्तों आपको क्या लगता है, हाँ या ना, जरूर बताइएगा। और एक और खबर की माने तो WHO ने दुनिया भर के नेताओं को चेताया, कहा अगली महामारी के लिए रहें तैयार। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया के स्वरूप को बदल कर रख दिया है। कोरोना महामारी से लाखों लोगों की मौतें हुई हैं और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। अगली महामारी कब आएगी ये किसी को नहीं पता, मगर उससे पहले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगामी महामारी को लेकर दुनिया भर के नेताओं को चेता दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने 73वें विश्व स्वास्थ्य सभा यानी WHO के दौरान शुक्रवार को विश्व नेताओं से कहा कि वे अगले महामारी की तैयारी करें। विश्व स्वास्थ्य सभा की यह बैठक वर्चुअल हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों अब देखना ये होगा कि अगली महामारी कब आने वाली है, लेकिन आएगी जरूर, ऐसा WHO का कहना है। दोस्तों आपकी क्या राय इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो चरमपंथ पर लगाम लगाने के लिए इस देश का बड़ा ऐलान, कट्टरपंथी मस्जिदों पर लगाया बैन। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने कट्टरपंथ के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को वियना में हुए आतंकी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया ने कट्टरपंथी मस्जिदों को बंद करने का आदेश दिया है। वियना में 6 अलग अलग स्थानों पर हुए हमलों में 4 लोगों की मौत हुई जबकि 13 लोग घायल हो गए थे। समाचार एजेंसी AFP की खबर के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्रालय ने कट्टरपंथी मस्जिदों को बंद करने का फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर उत्तर कोरिया ने जो बाइडेन को लेकर कही थी ये गंदी बात, अब सता रही होगी चिंता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें वैसे तो उत्तर कोरिया किसी के दबाव में नहीं आता, लेकिन जिस तरह के शब्द उसने बाइडेन के खिलाफ इस्तेमाल किए थे उसे लेकर शायद अब वो थोड़ा चिंतित हो। पिछले साल उत्तर कोरिया ने जो बाइडेन को पागल कुत्ता करार दिया था। दोस्तों एक आधिकारिक बनाया बयान में बाइडेन की तुलना पागल कुत्ते तक से कर डाली थी जिसे डंडे से पीट पीट कर मार डालना चाहिए। इसके अलावा जो बाइडेन को बेवकूफ भी कहा गया था। इस प्रकार की दोस्तों जो बाइडेन को लेकर उत्तर कोरिया की तरफ से ये बातें कही गई थी। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय है और आपको नहीं लगता कि जो बाइडेन इसका बदला जरूर लेंगे दोस्तों नॉर्थ कोरिया से, हाँ या ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो सेना प्रमुख जनरल नरवणे मिले नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे से मिले नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली, भारत को बताया अच्छा दोस्त। जी हाँ दोस्तों, सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने शुक्रवार को नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली से मुलाकात की है। जनरल नरवणे 3 दिवसीय दौरे पर नेपाल में है। दोनों देशों में जब से सीमा विवाद शुरू हुआ तब से ये पहली उच्च स्तरीय बैठक है। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि नेपाल और भारत के बीच लंबे समय से विशेष संबंध हैं। KP शर्मा ओली ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच अच्छी दोस्ती है और दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए मुद्दों का समाधान किया जाएगा। बता दें कि सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे बुधवार को 3 दिवसीय नेपाल की यात्रा पर काठमांडू पहुंचे थे। दोस्तों ऐसे में नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के बयान का आप कितना समर्थन करते हैं दोस्तों, और आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से नेपाल चाइना का साथ देता हुआ आ रहा है दोस्तों और भारत के सामने भारत की बड़ाई कर रहा है और भारत से दोस्ती के लिए हमेशा से नेपाल आगे रहा है, इस प्रकार की बातें कर रहा है दोस्तों, आपको नहीं लगता कि दोहरी चाल दोहरी नीति अपना रहा है नेपाल? क्या कहते हो क्या कहते हैं ऐसे में आप लोग दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा नेपाल के इस प्रधानमंत्री के बारे में। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां व्लादिमीर पुतिन यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले साल दे सकते हैं रूस के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दरअसल इसकी वजह क्या है। इसकी वजह बताया जा रहा है कि पुतिन में पार्किंसन नाम की बीमारी के लक्षण पाए गए हैं। दोस्तों विश्लेषकों यानी एनालिस्टों का कहना है, जिन्होंने उनके हालिया फुटेज देखी और नोट किया कि 69 साल के राष्ट्रपति दर्द में हैं। उनके पैर लगातार हिलते रहते हैं और उंगलियां भी चटकती रहती हैं। मॉस्को के राजनीतिक वैज्ञानिक प्रोफेसर वालेरी सोलोवी ने द सन को बताया, एक परिवार है जिस पर उनका बहुत प्रभाव है। वो जनवरी में अपनी हैंडओवर योजनाओं को सार्वजनिक करने का इरादा रखते हैं। इनको द सन कहा जाता है। दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कि पुतिन की जो बेटियां हैं उन्होंने भी कहा है कि पिताजी आप कुछ दिन घर पर रह करके रेस्ट
अरेस्ट कीजिए और राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दीजिए। पहले शरीर स्वस्थ रहेगा तभी देश के लिए कुछ कर पाएंगे। इस वजह से दोस्तों उनकी बेटियां भी उनको फोर्स कर रही हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन ऐसे में देखना ये होगा कि क्या व्लादिमीर पुतिन इस्तीफा देंगे या राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी वो इस बीमारी का इलाज करवाएंगे। देखते हैं दोस्तों, जो भी होगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां यूएस इलेक्शन से खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन को कोर्ट से झटका मिला है। इन दो राज्यों में मुकदमा खारिज कर दिया गया है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन को जॉर्जिया और मिशिगन की कानूनी लड़ाई में झटका लगा है और दोनों राज्यों के जजों ने मुकदमों को खारिज कर दिया। जॉर्जिया केस में ट्रंप कैंपेन का आरोप था कि देर से पहुंचने वाले 53 बैलेट्स को समय पर पहुंचाने वाले बैलेट्स के साथ मिलाया गया था। वहीं मिशिगन में कैंपेन ने वोटों की गिनती रोकने और टेब्यूलेशन प्रोसेस तक ज्यादा पहुंच की मांग की थी। ऐसे में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जहां तक है डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से राष्ट्रपति पद का सिंहासन दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों ऐसे में आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है दोस्तों कि इस अमेरिका के चुनाव में धांधली हुई है या फिर ये जेन्युइन वोट है और जो बाइडेन जो जीते हैं वो जेन्युइन जीते हैं? आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों एक और खबर की माने तो इस नई तकनीक से दुनिया में उथल पुथल मचाने की फिराक में है चाइना। अमेरिका को देगा टक्कर। जी हाँ दोस्तों, चीन ने अपनी 5 वर्षीय विकास योजना का खाका जारी कर दिया है। इसमें सैनिक विकास के लिए डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की बात की गई है, यानी ऐसी तकनीक जो पहले से मौजूद शक्ति संतुलन में उथल पुथल मचा दे। चाइना आने वाले वर्षों में ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करने में अपनी ताकत लगाएगा। योजना में हथियारों और सैन्य उपकरणों के आधुनिकीकरण पर खास जोर है। साथ ही देशी रक्षा विज्ञान के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई है, जिसमें नए आविष्कारों को बढ़ावा देने में ताकत लगाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? और आपको नहीं लगता कि चींटियां हाथियों से टक्कर लेने की बात कर रही हैं? दोस्तों आप क्या कहते हैं, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो भारत इटली सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा कोरोना के बाद की दुनिया के लिए तैयार होना जरूरी। जी हाँ दोस्तों, भारत और इटली के बीच शुक्रवार को आयोजित द्विपक्षीय डिजिटल शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के कोरोना पीड़ित लोगों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने कहा है कि भारत की जनता की ओर से मैं इटली में कोरोना महामारी की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं इटली में कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से हुए नुकसान के लिए भारत के सभी लोगों की ओर से संवेदना व्यक्त करता हूं। जब दुनिया के अन्य देशों को कोरोना वायरस के बारे में पता चल रहा था और वे इसे समझने की कोशिश कर रहे थे, उस समय आप इसका सामना कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैं आशा करता हूं कि कोरोना की स्थिति सुधरने के बाद हमें इटली की संसद के सदस्यों का भारत में स्वागत करने का मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो महाराष्ट्र से खबर, जहां ठाकरे की योगी को चुनौती, कहा हिम्मत है तो यूपी ले जाकर दिखाएं फिल्म सिटी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी है। उनका कहना है कि यदि हिम्मत है तो वे फिल्म सिटी को उत्तर प्रदेश में ले जाकर दिखाएं। दरअसल कुछ महीनों पहले आदित्यनाथ ने कहा था कि वे उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाएंगे। तभी से इस मुद्दे को लेकर भाजपा और शिवसेना आमने सामने आ गए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको नहीं लगता कि योगी जी को जवाब देना चाहिए? दोस्तों ऐसे में महाराष्ट्र सरकार जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को कम आंकने की कोशिश कर रही है दोस्तों, और उनको लगता है कि योगी जी उत्तर प्रदेश में कभी भी फिल्म सिटी मुंबई की तरह स्थापित नहीं हो सकती है। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। और योगी जी को क्या जवाब देना चाहिए, कमेंट करके जरूर सुझाइएगा। दोस्तों चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां अमित शाह का ममता बनर्जी पर बड़ा अटैक, कहा भतीजे वोट बैंक और जनता के लिए अलग अलग कानून। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला किया और 200 से अधिक सीटों के साथ राज्य में बीजेपी की सरकार बनाने का दावी किया है। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने प्रशासन का राजनीतिकरण कर दिया है, राजनीति का अपराधीकरण कर दिया तो भ्रष्टाचार को संस्थागत कर दिया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी कैडर ने साइक्लोन और कोरोना महामारी में सहायता वितरण में भी भ्रष्टाचार किया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में 3 तरह के कानून है, भतीजे के लिए अलग कानून, अपने वोट बैंक के लिए अलग कानून। आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और जनता के लिए अलग कानून। ऐसे में दोस्तों अमित शाह ने बड़ा अटैक किया है ममता बनर्जी पर।
लेकर, और साथ ही उन्होंने कहा है कि भाजपा 200 से ज्यादा सीटों के साथ बनाएगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2010 में बड़े चाव के साथ 11 अप्रैल को माँ, माटी और मानुष के नारे के साथ बंगाल में परिवर्तन हुआ था। बंगाल की जनता के मन में ढेर सारी अपेक्षाएं और आशाएं थी। कम्युनिस्ट शासन के त्रस्त होकर ममता बनर्जी के हाथों में बंगाल की कमान दे दी गई। लेकिन मैं आप सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आने वाले चुनाव में बंगाल में हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो योगी सरकार का बड़ा ऐलान, सीएए हिंसा के आरोपियों की सूचना देने पर इनाम की घोषणा कर दिया। दोस्तों इन्होंने अब से जो कोई भी सीएए के हिंसा के आरोपियों का नाम बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं ये सही तरीका है आरोपियों को पकड़ने का तो कमेंट करके योगी जी के बात का हम समर्थन करते हैं जरूर बताइएगा। साथ ही एक और खबर की माने तो तीसरे चरण की 78 सीटों के लिए मतदान होगा आज। 11 मंत्रियों सहित 1204 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा आज फैसला। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो LIC की इस पॉलिसी में मिलेगी हर महीने 20,000 रुपए की पेंशन, इतना देना होगा बस प्रीमियम। जी हाँ दोस्तों, इस प्लान को खरीदने के लिए आपको कम से कम 1 लाख रुपए खर्च करने होंगे। न्यूनतम एन्यूटी 12,000 रुपए सालाना है। यहाँ अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं होगी। नए सिरे से लाई गई योजना जीवन अक्षय 7 अब LIC का इमीडिएट एन्यूटी लाइन प्लान है। वहीं जीवन शांति एक डिफर्ड यानी स्थगित एन्यूटी प्लान बन गई है। इसके लिए जीवन शांति योजना का भी संशोधित किया गया है ताकि जीवन अक्षय के साथ किसी तरह का डुप्लीकेशन से बचा जा सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने फ्लैगशिप एन्यूटी प्लान जीवन अक्षय को फिर से शुरू कर दिया है। दोस्तों ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये प्लान लेना चाहेंगे जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों काफी अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर कर